शुरुआत में मंजू सिंह को एक विवाहित जोड़े की हत्या के लिए 28 साल की सजा सुनाई जाती है, सिर्फ कुछ पैसे चुराने के लिए। फिर फिल्म 28 साल बाद जेल में शिफ्ट होती है। मंजू काफी बूढ़ी हो गई है और उसकी सजा जल्द ही पूरी होने वाली है। इन सालों में उसने जेल के अंदर अच्छे संबंध बना लिए हैं। वह बाहर अपने प्रेमी को नियमित फोन करती है ताकि जरूरी सामान अंदर तस्करी कराया जा सके, और उसने काफी कर्ज भी जमा कर लिया है। हालांकि वह सिर्फ सामान की बात करती है, कुछ और नहीं। भले ही शंभू उससे एकतरफा प्यार करता है, मंजू के एक फोन से वह आज रात जेल में सामान ले आएगा। आज प्रकाश नाम का एक नया जेलर आता है। वह जातिगत भेदभाव और सामाजिक पदानुक्रम में कड़ा विश्वास रखता है। उसने नए क्वार्टर बनाने से भी मना कर दिया, यह चिंता करते हुए कि अलग अलग जातियों के लोग काम करने आएंगे और उसके घर को दूषित करेंगे। प्रकाश अपने जाने के बाद नए क्वार्टर का निर्माण शुरू करने का सुझाव देता है, अन्यथा वह अपने कर्तव्यों को लेकर काफी सख्त है। रात में मंजू प्रेमी के आने की उम्मीद में गार्ड को रिश्वत देकर गेट खुलवाती है। शंभू जन्मदिन के तोहफे के रूप में शराब की एक बोतल लाता है, लेकिन मंजू उदासीन रहती है। फिर शंभू अपने परिवार के बारे में बताता है। उसकी दिवंगत पत्नी बहुत अच्छी थी और उसने अपने बेटे को पढ़ाने और विदेश भेजने के लिए पैसे उधार लिए थे। जबकि उसका बेटा सफल हो गया, उसने शादी कर ली और विदेश में ही बस गया, कभी अपने पिता को फोन नहीं किया। अब अपने कर्ज चुकाने के लिए शंभू अवैध रूप से जेल में कंघी और बोतलें जैसी चीजें लाता है और वहां सब्जियां उगाता है। वह इन सब्जियों को बाहर बेचता है। हालांकि मंजू को अपने परिवार की कोई याद नहीं है। उसे नहीं पता कि रिहाई के बाद वह कहां जाएगी। जेल उसका घर बन गई है और उसके निवासी उसका परिवार। जैसे ही शंभू सब्जियों के साथ जाने की कोशिश करता है, गार्ड उसे गेट पर जांच के लिए रोकते हैं। एक गार्ड, जिसे शंभू की सब्जी की आय से समस्या है, गुस्से में निरीक्षण के दौरान सब्जियों को काट देता है, जिससे उन्हें बाजार में बेचना मुश्किल हो जाता है। फिर भी शंभू अपने काम पर जोर देता है। अगले दिन नदीम स्थानीय गैंगस्टर की ओर से नए जेलर के लिए स्वागत की बोतल और फूल लाता है। एक विधायक का भाई मुगेब यहाँ कैद है और उसने नदीम के जरिए बोतल भेजी थी। हालांकि प्रकाश बोतल तोड़ देता है और नदीम को सलाह देता है कि ऐसे अपराधियों को अपना बॉस न माने। भले ही प्रकाश भेदभावपूर्ण मान्यताएं रखता है, वह ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाता है। इस बीच जेल में नए कैदी आते हैं, जिनमें नैना भी है, जो डरी और मासूम दिखती है। मंजू तुरंत महसूस कर लेती है कि नैना ने कोई अपराध नहीं किया है। बाद में मंजू अन्य कैदियों से जानती है कि एक बैंक मैनेजर ने वित्तीय धोखाधड़ी की थी और नैना को फंसाया, जिससे वह जेल आ गई। वह जल्द ही रिहा हो सकती है। रात में मंजू अपने गार्ड दोस्त के साथ शराब पीती है। 2 हत्याओं के आरोप में होने के बावजूद मंजू का व्यवहार अच्छा है। हर कोई मानता है कि वह हत्याओं में निर्दोष हो सकती है, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है। मंजू ने एक अच्छे व्यवहार वाली व्यक्तित्व विकसित कर ली है। भले ही उस पर 2 हत्याओं का आरोप है, ज्यादातर लोगों को संदेह है कि उसने वास्तव में उन्हें किया है। हालांकि इस बिंदु पर ये सवाल अप्रासंगिक लगते हैं, क्योंकि जेल उसकी पूरी दुनिया बन गई है। मंजू ने अपनी सजा पूरी कर ली है और जल्द ही रिहा होने वाली है। अगले दिन कुछ कैदियों के लिए कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान केशव को भी लाया जाता है। गाड़ी में बैठने से पहले वह टायर के सामने 2 पिल्ले रखता है ताकि उन्हें मार सके, और कोई भी गार्ड उसे नहीं रोकता। केशव एक खतरनाक अपराधी है जो किसी की जान लेने से पहले 2 बार नहीं सोचता। बस के अंदर केशव नैना को देखता है, जो उससे छिपने की कोशिश करती है। केशव उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से घूरता है। बाद में कोर्ट में केशव महिला वार्डन रजनी को उसकी बेटी की जान की धमकी देकर नैना के बारे में जानकारी निकालता है। भले ही नैना को आज जमानत मिलने वाली थी, केशव वकील को धमकाकर उसे रोक देता है, उसके लिए कुछ शैतानी योजना बनाते हुए। प्रकाश निरीक्षण के लिए और कैदियों की शिकायतें सुनने के लिए जेल आता है। सचमुच सभी की मदद करना चाहता है। प्रकाश सिंह का नाम सुनकर मंजू हैरान हो जाती है, जैसे अपने अतीत से कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पा रही हो। उस रात नैना अकेले रोती है, अपनी निर्दोषता का दावा करते हुए। मंजू उसे सांत्वना देती है, सलाह देती है कि इसकी आदत डाल ले, क्योंकि जेल में हर कोई निर्दोष होने का दावा करता है। कम से कम नैना को मंजू में सहारा मिला। अगले दिन केशव जेल से रिहा होने का सपना देखता है। आगामी चुनावों के कारण विधायक उसे शांत रहने के लिए कहता है, नहीं तो वह पहले ही बाहर हो जाता। केशव एक धोबी की मौजूदगी से परेशान हो जाता है और बेचारे बूढ़े आदमी पर अपना गुस्सा निकालता है। प्रकाश इस हिंसा को देखता है और उदाहरण पेश करने के लिए केशव को एकांत कारावास में डाल देता है। हालांकि मामला विधायक और आईजी तक पहुंचता है, जो केशव को एकांत कारावास से रिहा करने का आदेश देते हैं, अन्यथा प्रकाश पर झूठा मुकदमा चलाने की धमकी देते हैं। प्रकाश मजबूर होकर मान जाता है। रिहाई पर केशव प्रकाश को धमकी भरे फोन करता है। उसकी पत्नी, बहन और मां के बारे में अश्लील टिप्पणियां करता है। प्रकाश नियंत्रण खो देता है और जेल में केशव को बुरी तरह पीटता है। उसे मुश्किल से चलने योग्य छोड़ देता है। उस रात नदीम, केशव का वफादार गार्ड, ड्यूटी पर है। इस बीच नैना अपनी सेल में नहीं है और मंजू, जो सो नहीं पा रही है, टहलने जाती है। वह कुछ आवाजें सुनती है, लेकिन दृश्य अचानक अगली सुबह में बदल जाता है।
केशव रातों रात जेल से भाग गया है। एक जांच होगी और प्रकाश की हिंसक व्यवहार सामने आएगा। हालांकि प्रकाश बेपरवाह रहता है और स्टाफ से जांच के दौरान सच बताने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर अतीत सिंह अगले दिन जांच के लिए आता है। प्रकाश पूरी तरह सहयोग करता है। अतीत को केशव की सेल जांचने के लिए शंभू के साथ भेजता है। शंभू का व्यवहार संदिग्ध लगता है। अतीत के सवालों पर जेल के मामलों के बारे में अनजान होने का नाटक करता है। सेल निरीक्षण के दौरान उन्हें केवल क्षतिग्रस्त सामान मिलता है। अतीत नदीम से भागने की रात के बारे में सवाल करता है कि गलतियां छुपाता है कि उसने केशव की सेल खुली रखी और उसके लिए काम किया। वह प्रकाश के केशव पर हिंसक हमले का खुलासा करता है। अतीत सभी गार्डों और कैदियों से पूछताछ करता है। हर किसी से वही कहानी सुनता है। वह केशव की नैना के प्रति ऑब्सेशन की खोज करता है और उससे सवाल करता है। नैना दावा करती है कि वह केशव को नहीं जानती और उससे सिर्फ कोर्ट में मुलाकात हुई थी। अतीत को संदेह होता है कि हर किसी को एक ही कहानी बताने के लिए तैयार किया गया है। बाद में उस रात वह आराम से गार्डों के बातचीत में शामिल होता है और जानता है कि शंभू उस रात जेल में सब्जियां इकट्ठा करने भी आया था जो वह अंदर उगाता है। सब्जी निरीक्षण के दौरान शंभू असाधारण रूप से गुस्सा हो गया था और खुद ही सब्जियां काटने लगा था। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, खुलासा करती है कि शंभू ने सब्जियों के साथ केशव का शव बाहर तस्करी किया था। उसने संदेह से बचने के लिए जानबूझकर गुस्से में सब्जियां काटी थीं। वर्तमान में वापस अतीत शंभू की दुकान और घर जाता है। उसके परिवार की कहानी के बारे में जानता है, कैसे वह कर्ज चुकाने के लिए सब्जियां बेचता है। हालांकि अतीत सोचता है कि शंभू ने यह जानकारी पहले क्यों नहीं साझा की, इसलिए अतीत को शंभू पर संदेह हुआ। बाद में अतीत ने शंभू के घर पर एक बड़ा रेफ्रिजरेटर देखा। शंभू ने समझाया कि यह एक पूर्व कैदी का तोहफा था जो रिहा हो गया था। शंभू इसका उपयोग अपनी सब्जियां ताज़ा रखने के लिए करता है और गर्मियों के महीनों में भी इसी तरह उपयोग करता है। दोस्तों, उसी समय केशव का शव उसी रेफ्रिजरेटर के अंदर था। हालांकि अतीत को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। उसे केवल संदेह था कि शंभू ने केशव को अपनी सब्जी ठेले में बाहर निकाला होगा। लेकिन गार्ड सब्जियों को चाकुओं से अच्छी तरह जांचते हैं, इसलिए कोई जीवित व्यक्ति सब्जियों के बीच छिपकर भाग नहीं सकता। आज अतीत की जांच का आखिरी दिन है। उसे कल वापस जाना है। लेकिन अतीत जेल से केशव कैसे भागा और उसे भागने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में कुछ नहीं खोल सका, क्योंकि जेल में उसे वैसे भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। अगले दिन वापस जाने से पहले अतीत प्रकाश से मिलता है और उससे सवाल करता है कि प्रकाश ने केशव को क्यों पीटा, जबकि एक जेलर का कर्तव्य बिना हिंसा के कैदियों को सुधारना है। प्रकाश इन सवालों पर गुस्सा हो जाता है। वह मानता है कि जेल उसकी है और वह किसी भी अनादर करने वाले कैदी के साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकता है। अतीत फिर उसकी रिपोर्ट में प्रकाश के बयान को शामिल करने की धमकी देता है, लेकिन प्रकाश बेपरवाह रहता है। प्रकाश यहाँ तक कहता है कि अगर उसे केशव बाहर मिला तो वह उसे मार देगा। परिणाम स्वरूप एक जेलर के ऐसे बयान और विधायक की शामिल होने के कारण प्रकाश को निलंबित कर दिया जाता है और मामला बंद हो जाता है। उस रात बाद शंभू केशव के शव को जमीन में दफनाता है। 11 महीने बीत जाते हैं। इस समय तक मंजू भी जेल से रिहा हो गई थी और एक दिन खबर आती है कि निर्माण कार्य के दौरान एक कंकाल मिला है। आईजी डरकर अतीत को फोन करता है, क्योंकि अगर शव केशव का निकला तो विधायक और आईजी दोनों अतीत के साथ अपनी नौकरी खो देंगे। अतीत को पहले केशव के बारे में कुछ खबर लानी चाहिए थी। अभी के लिए आईजी अतीत को फिर से भेजता है यह जांचने के लिए कि यह किसका शव है और किसने उसे मारा। अतीत को शव के पास एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी यह पहचानने में मदद करेगी कि यह किसका शव था। बाद में फोरेंसिक जांच से पुष्टि होती है कि शव वास्तव में केशव का है। अब आईजी अतीत को सिर्फ 3 दिन देता है। केशव का हत्यारा 3 दिनों के भीतर मिलना चाहिए, नहीं तो अतीत अपनी नौकरी खो देगा। अतीत इस मामले को पहले इतने दिनों की जांच के बाद भी सुलझा नहीं पाया था। इस बार वह सिर्फ 3 दिनों में इसे कैसे सुलझाएगा। अतीत फिर से पूछताछ करने के लिए जेल लौटता है। इस बार हिंसक मोड में अतीत पहले नदीम को बुलाता है। चूंकि नदीम केशव का पालतू कुत्ता था, उसे कुछ पता होना चाहिए जो उसने अभी तक नहीं बताया है। मैटलिए अतीत नदीम को बेल्ट से पीटता है। इस बार सच मांगता है। आज नदीम खुलासा करता है कि उस रात प्रकाश से पिटाई के बाद उसने रजनी मैडम को फ़ोन किया था। रजनी महिला वार्डन है जो महिला कैदियों की देखभाल करती है। फ़ोन के बाद केशव पिछले गेट से महिला वार्ड में गया। कई घंटे बाद भी जब केशव नहीं लौटा और नदीम की ड्यूटी का समय खत्म होने वाला था, नदीम ने सिर्फ केशव की खाली सेल बंद की और चला गया। वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अब अतीत रजनी के पास जाता है और उससे सच निकालता है। रजनी खुलासा करती है कि केशव ने उसके पति के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे और बदले में वह उसके साथ रातें बिताती थी। उस रात केशव ने उसके साथ नहीं बल्कि नैना के साथ रात बिताने के लिए फ़ोन किया था। जब रजनी ने मना किया, केशव ने उसकी बेटी के बारे में धमकाना शुरू कर दिया। इसलिए रजनी अपनी बेटी को बचाने के लिए मजबूर नैना को तैयार किया और उसे डिस्पेंसरी में ले गई। नैना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस और केशव के डर से उसे जाना पड़ा। रजनी उन्हें वहां छोड़कर अपनी केबिन में बैठ गई। फिर कुछ घंटे बाद नैना को लेने गई। नैना को कोई चोट नहीं थी और वह पूरी तरह ठीक थी।
नैना ने उसे बताया कि केशव उसी पिछले रास्ते से चला गया था, इसीलिए उसे कुछ गलत नहीं लगा। अतीत रजनी को इस घिनौने काम के लिए सजा नहीं दे सकता था जब तक कि नैना खुद शिकायत न करे, लेकिन नैना ने पहले कुछ नहीं कहा था। फिर अतीत नैना का पीछा करता है एक दुकान तक। नैना अब जेल से बाहर है और एक गहने की दुकान में काम करती है। अतीत नैना को अकेले मिलने के लिए बुलाता है और उससे उस रात के बारे में पूछता है। नैना सारा दोष खुद पर ले लेती है, कहती है कि उसने केशव को मारा और गुस्से में जाने लगती है। अतीत उसे जो सजा चाहे दिलवा सकता है, लेकिन अतीत जानता है कि नैना अकेले केशव को नहीं मार सकती थी, किसी ने उसकी मदद की होगी। नैना किसी की रक्षा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए अतीत नैना से वादा करता है कि वह उस व्यक्ति को बचाने में मदद करेगा, लेकिन अतीत के पास इस मामले को बंद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। फिर दूसरा इंस्पेक्टर आएगा और शायद वे नैना की मदद नहीं करेंगे। अंत में असली हत्यारा वैसे भी मिल ही जाएगा। अतीत को नैना के साथ हुई घटना के लिए सहानुभूति हुई, इसलिए नैना अतीत की बातों में आ गई और सच खुलासा किया कि उस रात केशव उस पर जबरदस्ती कर रहा था। तभी मंजू चीखें सुनकर वहां आई। मंजू ने पीछे से केशव को जोर से मारा, लेकिन केशव अभी भी दोनों पर हावी हो रहा था। वह मंजू को मारने वाला था। फिर आत्मरक्षा में मंजू ने केशव को मार दिया और नैना ने रजनी से झूठ बोला कि केशव चला गया ताकि रजनी अंदर जांचने न जाए। अब अतीत मंजू को बचाने का अपना वादा भूल जाता है। अतीत बिना कुछ कहे चला जाता है और मंजू को खोजने लगता है। नैना ने उसे बताया था कि मंजू अब पहाड़ों में कहीं मैगी की दुकान चलाती है। फिर अतीत मंजू की जेल के दोस्तों से भी प्यार से बात करके उसके बारे में सब कुछ पता करता है। अतीत ने मंजू और शंभू के संबंध की भी खोज की। शंभू को मंजू पसंद थी, इसलिए अब अतीत शंभू के घर की तलाश में वही मैगी की दुकान पर पहुंचता है जो मंजू चलाती थी। फिर अतीत रात में उनसे बचा हुआ सच मांगता है। मंजू ने खुलासा किया कि उस रात उसने आत्मरक्षा में अपनी जान बचाने के लिए केशव को मारा था, लेकिन फिर वह बहुत डर गई और शंभू से मदद मांगते हुए सब कुछ बता दिया। फिर शंभू सब्जियां देने के लिए जेल के अंदर आया और मंजू से पिछला दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। मंजू पहले ही गार्डों से दोस्ती कर चुकी थी, इसलिए उसने आसानी से रजनी की केबिन से चाबियां ली और गेट खोल दिया। आगे शंभू ने कहा कि मंजू ने हत्या नहीं की बल्कि न्याय किया था। उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कानून हत्या और न्याय में भेद नहीं करता। अतीत मंजू को सज़ा दिलाने वाला था। फिर शंभू ने पूछा कि क्या अतीत को केशव के शव के पास प्रकाश की अंगूठी नहीं मिली थी। शंभू ने वास्तव में अंगूठी लगाई थी और जानबूझकर केशव का शव जेलर प्रकाश के बंगले के पीछे दफनाया था। शंभू जानता था कि वहां नए क्वार्टर बनने वाले थे और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे केशव का शव मिल जाएगा। इससे सारा संदेह प्रकाश पर चला जाएगा। हालांकि अतीत एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या का दोष लेने नहीं देने वाला था। फिर फिल्म का अंतिम और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। फिल्म की शुरुआत में जिस जोड़े की हत्या के मामले में मंजू पर आरोप लगाया गया था, वास्तव में उससे प्रकाश ने किया था। यह मंजू नहीं थी। प्रकाश की भतीजी ने भागकर दूसरी जाति के किसी से शादी कर ली थी। जातीय पदानुक्रम में कड़ा विश्वास रखने वाले प्रकाश ने उन्हें ढूंढकर दोनों को मार दिया। मंजू इसकी गवाह थी, इसलिए प्रकाश ने उसे बेहोश कर दिया ताकि जब पुलिस आए तो वह मंजू को हत्याओं के लिए फंसा सके। मंजू ने प्रकाश के अपराध के लिए 28 साल जेल में बिताए। उस समय जज के पास शक्ति थी और मंजू को सजा सुनाई गई। केशव की मौत की रात शंभू के पास शक्ति थी और उसने सफलतापूर्वक प्रकाश को फंसाया, लेकिन अब अतीत के पास शक्ति है। वह अकेला तय कर सकता है कि प्रकाश को जेल जाना चाहिए या मंजू। अतीत एक परिवर्तन से गुजरता है और कानून की सीमाओं से बाहर निकलकर यह सुनिश्चित करता है कि प्रकाश जेल जाए। हालांकि जेल में प्रकाश हत्या से इनकार करता रहता है, कहता है कि अगर उसने किया होता तो गर्व से स्वीकार करता। तभी अतीत सच खुलासा करता है। प्रकाश ने वास्तव में अपनी भतीजी और उसके पति की हत्या की थी। उसे उन हत्याओं के लिए सजा नहीं मिली थी, इसलिए अब वह इस एक के लिए समय बिता सकता है। प्रकाश अंत में चुप हो जाता है और केशव की हत्या का दोष स्वीकार कर लेता है, जबकि बाहर मंजू और शंभू अपने जीवन शांति से जीना शुरू करते हैं। इस प्रकार फिल्म अपने सुखद अंत तक पहुंचती है। आशा है कि आपको फिल्म की इस विस्तृत व्याख्या का आनंद मिला होगा।